आपका ये चैप्टर नंबर की बात करें 11, ठीक है, संविधान की मूल संरचना, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखिए संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर बहुत मैटर करता है, ठीक है। हर कुछ का अपना बेसिक बेसिक स्ट्रक्चर होता है जिसको कभी भी हिलाने की कोशिश नहीं की जाती है। अब घर बनाते हैं, ठीक है, घर में कितना बार भी परिवर्तन करें, तोड़े फोड़े, प्लास्टर करें, संगमरमर लगा दें, टाइल्स लगा दें, पेंट करवा दें, लेकिन नींव के साथ कभी भी छेड़छाड़ नहीं करते, नहीं। अगर नींव के साथ छेड़छाड़ करेंगे तो एक ढांचा ही मतलब क्या होगा, गिर जाएगा, ठीक है। उसी तरह संविधान का भी एक, ठीक है, अपना एक बेसिक स्ट्रक्चर है जिसके साथ कभी भी छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता है, ठीक है। संविधान की आत्मा उसमें बहती बसती है, ठीक है। तो बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट जो था, ठीक है, मुख्यतः, ठीक है, आप देखें केशवानंद भारती वाला केस में संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट निकल कर आया था, ठीक है। अब संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर किस तरीके से काम करती है, क्या क्या आता है, इन सबको हम लोग देखेंगे, ठीक है। अच्छे से इसको देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे मूल संरचना का प्रादुर्भाव, ठीक है। संविधान का अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद मौलिक अधिकारों में से संशोधन कर सकती है नहीं, ये विशेष संविधान लागू होने एक वर्ष पश्चात ही सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचारार्थ था, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन की प्रक्रिया दी गई है, जो कि दक्षिण अफ्रीका के संविधान से प्रेरित है, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब 368 के तहत, ठीक है, संसद जो है, अब संविधान में संशोधन करने का अधिकार किसके पास, संसद के पास, ठीक है। तो संविधान में 368 के तहत संसद संशोधन कर सकती है कि नहीं, वो भी मौलिक अधिकारों में। इसको लेकर प्रश्न जो है तो सबसे पहले बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के पास आया, क्योंकि भाई किसके पास जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के पास हायर अथॉरिटी है, ठीक है, चीजों को एक्सप्लेन करने का। शंकरी प्रसाद मामला, ठीक है, सारे मामले को याद रखेंगे आप, ठीक है। इसमें यही पूछा, शंकरी प्रसाद मामले 1951 में पहले संशोधन अधिनियम 1951 की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी, जिसमें संपत्ति के अधिकार में कटौती की गई, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे, सबसे पहले बोला गया था भाई सुप्रीम कोर्ट जो है, सॉरी हाँ, हमारा संसद जो है मूल अधिकारों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगी, क्योंकि मूल अधिकारों का बुलेट प्रूफ मिला हुआ था, भाई साहब कोई भी तुमको नहीं मतलब टच करेगा, ठीक है। इसके लिए मतलब बहुत सारा चीजें आपको निकल कर आई थी, तो मौलिक अधिकारों को पूरी तरीके से सुरक्षित बनाया गया था। लेकिन 1951 में मौलिक अधिकार अधिनियम, पहला मौलिक अधिकार को लेकर पहला संविधान संशोधन अधिनियम जो किया गया 1951 में, जो कि संकरी, ठीक है, शंकरी प्रसाद मामले थे, इसमें मौलिक अधिकार में से खास करके संपत्ति के अधिकार में कटौती की गई, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी कि संसद अनुच्छेद 368 में संशोधन की शक्ति के अंतर्गत ही मौलिक अधिकारों में संशोधन की शक्ति अंतर नहीं थी। जब ये केस गया सर्वोच्च न्यायालय के बाद, तो सर्वोच्च न्यायालय कहा से देखो संविधान में संशोधन करने के लिए संसद के पास शक्ति है, अनुच्छेद 368 का प्रयोग करके संविधान संसद में संशोधित करती है। अब मूल अधिकारों में भी संशोधन करने के बाद शक्ति संसद के पास ही रहेगी, वो 368 के तहत ही उसमें संशोधन किया जा सकता है। ध्यान में लेके लिखे अनुच्छेद 13 क्या कहता है। तो भाई साहब आप यहाँ पे आप क्या कह रहे हो, अनुच्छेद 13 कहता है संसद किसी भी तरह का अवैधानिक नियम बनाएगी जो कि संवैधानिक नियम नहीं है, तो वैसे कंडीशन में, ठीक है, अनुच्छेद 13 जो है उस नियम को ही मतलब क्या कर देगी, खत्म कर देगी। बता, अनुच्छेद 13 जो है ऐसे मौलिक अधिकार को एक तरह से बुलेट प्रूफ प्रदान करता है। तो संसद किसी भी तरह का नियम नहीं बना सकती जो कि मतलब क्या होगा, मौलिक अधिकार के खिलाफ होगा। कहा गया ना 13 में, अनुच्छेद 13 में विधि लॉ शब्द के अंतर्गत मात्र सामान्य विधियां, कानून ही आती है, संवैधानिक संशोधन अधिनियम संवैधानिक नियम नहीं है। इसलिए संसद संविधान संशोधन अधिनियम पारित कराकर भौतिक अधिकारों को संक्षिप्त कर सकती है अथवा किसी मौलिक अधिकारों को वापस ले भी सकती है। लेकिन एक मामला निकल कर आया, गोलकनाथ मामला वर्सेस, सर संपत्ति ठीक का है, ध्यान अधिकार में थोड़ा गोलक, समझा दीजिए। क्या, संपत्ति का यहाँ अधिकार। पे ये नहीं समझ में आया सर कि ये जो अनुच्छेद 13 कह रहा है कि संवैधानिक संशोधन संवैधानिक नियम नहीं है, तो फिर हम्म, नेक्स्ट में बोल रहा है कि संविधान संशोधन अधिनियम पारित कराकर उसको संक्षिप्त मौलिक अधिकारों को संक्षिप्त भी कर सकती है, वापस भी ले सकती है। देखिए तो यहाँ पे यहाँ कह पे रहा है अनुच्छेद 13 कॉन्ट्रडिक्शन में विधि लॉ शब्द के अंतर्गत मात्र सामान्य विधि, है। सामान्य विधि कानून ही आती है। 13 में क्या है, कानून ही है, ठीक है, नहीं, संवैधानिक ठीक है। संशोधन अधिनियम नहीं है। 13 क्या है, 13 में कहा गया है मतलब मौलिक अधिकारों को अच्छा। सुरक्षित प्रदान किया जाएगा संसद या फिर कोई भी हम्म। राज्य किसी भी तरह का कोई भी इस प्रकार का कोई उलूल जुलूल कानून नहीं बनाएगी जिसकी मौलिक अधिकारों को मतलब कमजोर करेगी, ठीक है। इसमें संशोधन प्रक्रिया थोड़ी ना लिखा हुआ है, कानूनी नियम दिया गया है भाई साहब, नहीं बनेगा। लेकिन बाद में जब मामला जब आया तो उसमें बोला गया ऐसा नहीं, 368 के तहत संविधान में मतलब संशोधन किया जा सकता है, ठीक है। इसमें शंकरी बनाम वाला जो केस जो था 1951 का, उसमें कहा गया कि भाई साहब अगर मौलिक अधिकार में संशोधन अगर करना होगा तो कौन करेगा। तो 12वीं केस में क्या किसी संसद ही कर सकती है, 368 के तहत ही मतलब कर सकती है, अधिनियम। ठीक है। लेकिन 13 ऑलरेडी कहता है क्या मतलब किसी भी तरह का
वैसा कानून नहीं बनाएगा जो कि मौलिक अधिकारों को कमजोर करेगा, उसकी स्थिति को मतलब खराब कर देगा, इस तरह का कानून मतलब नहीं बनेगा, ठीक है। लेकिन ये अनुच्छेद 13 की बात करेंगे ना, तो ये शब्द जो है, ठीक है, अनुच्छेद 13 में विधि शब्द के अंतर्गत मात्र सामान्य विधिया ही है, कानून ही आती है, संवैधानिक संशोधन अधिनियम नहीं है इसमें, ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। अब केदारनाथ ये गोलकनाथ वाला मामला जो है 1967 में सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी पहले वाली स्थिति बदल दी। यहाँ पे मतलब उन्होंने पहली वाली स्थिति को बदल दिया। उन्होंने कहा था ना, पहले वाला स्थिति जो था वो सारी बातें जो कही थी संकरी, ये 1951 वाला केस में जो कहा था संकरी प्रसाद वाला में, उसको मतलब यहाँ पे बदल दिया। इस मामले में 17वें संशोधन अधिनियम 1964 की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई, जिसमें 9वीं अनुसूची में राज्य द्वारा दी जाने वाली कुछ कार्यवाहियों को जोड़ा गया था। मतलब 9वीं अनुसूची में वैसे सब्जेक्ट को रखा गया जिसमें मतलब जुडिशियल रिव्यू का अधिकार नहीं होगा सुप्रीम कोर्ट के पास, समझ रहे हैं ना। तो 9वीं अनुसूची बनाया गया, 1951 में ही 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। पहला संविधान संशोधन में 9वीं अनुसूची को ही जोड़ा गया था, ठीक है। और राज्य अगर उसमें किसी भी विषय को अगर रख देती है तो उसमें जुडिशियल रिव्यू का राइट सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो था 1964 में संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई, जिसमें 9वीं अनुसूची में राज्य द्वारा की जाने वाली कुछ कार्रवाइयों को जोड़ा गया था। और सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था की कि मौलिक अधिकारों को लोचदार तथा अपरिवर्तनीय स्थान प्राप्त है, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला, संकरी वाला मामला में, संकरी प्रसाद वाला मामला में, तो संसद मौलिक अधिकारों में मतलब क्या कर सकती है, संशोधन कर सकती है। और 1967 में मतलब फिर से मतलब क्या हो गया, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट मतलब क्या हो गया, पलट गया। से मतलब सुप्रीम यहाँ पे 1900, यहाँ पे जो बात कही 1951 में जो सुप्रीम कोर्ट ने बात का, ठीक है, यहाँ पे उल्टा कह दिया। उन्होंने बोला से मतलब सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था की कि मौलिक अधिकार लोकोत्तर है, ठीक है, ट्रांसीडेंटल है तथा अपरिवर्तनीय है, ठीक है। इसलिए संसद मौलिक अधिकार में न तो कटौती कर सकती है, नहीं भौतिक अधिकार को वापस ले सकती है, समझ रहे हैं ना। जबकि वहां पे क्या कहा, शंकरी प्रसाद वाला मामला में संसद अगर चाहे तो 368 के तहत उसमें संशोधन भी कर सकती है, हटा भी सकती है। कहा ना यहाँ पे क्या कहा, जी मौलिक अधिकार को वापस भी ले सकती है या फिर संक्षिप्त कर सकती है, छोटा कर सकती है। छोटा करने का क्या अधिकार, जैसे छोटा करने का अधिकार मान लीजिए 19 के, ठीक है, 19 के ए में आप देखोगे तो 6 प्रकार का अधिकार है, तो इसमें से चाहेगी तो एक अधिकार को निकाल देगी। निकाला भी, संपत्ति का अधिकार 19 के ए के एफ में था ना, इसमें अरे जी था कि नहीं था, निकाल दिया ना, ठीक है। तो यहाँ पे 1951 में जो बातें कही गई 1967 में संसद में फिर से उस सॉरी संसद के जो फैसला जो 1900 अधिकार जो दिया गया था 1951 में, सुप्रीम कोर्ट 1967 में वापस ले लेती है, ठीक है। संवैधानिक संशोधन नियम के अनुच्छेद 13 के आशय के अंतर्गत एक कानून है और इसलिए किसी भी मौलिक अधिकार को उल्लंघन करने में सक्षम नहीं है। मतलब संसद किसी भी तरह का मतलब मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं कर सकते। अनुच्छेद 13 को फिर से मतलब क्या क्या बुलेट प्रूफ दे दिया गया। अब गोलकनाथ मामले 1967 में पंजाब न्यायालय की व्यवस्था की प्रतिक्रिया में संसद ने 24वां संविधान संशोधन 1971 किया। फिर 1971 में एक संवैधानिक संशोधन किया गया। गोलकनाथ मामले 1967 में सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था की प्रतिक्रिया में, ठीक है। अब यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था क्या किया से भाई साहब, किसी भी तरह का अधिकार नहीं है, मौलिक अधिकारों को ना तो संक्षिप्त कर सकता नहीं तो हटा सकता है। इसी को प्रतिक्रिया में देखते हुए 24वां संविधान संशोधन किया गया 1971। इस अधिनियम में अनुच्छेद 13 तथा 368 में संशोधन कर दिया और घोषित किया कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद को मौलिक अधिकार को सीमित करने अथवा किसी मौलिक अधिकार को वापस लेने की शक्ति है और ऐसा अधिनियम अनुच्छेद 13 के आशय के अंतर्गत एक कानून नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे संसद ने भी अपना पावर दिखाया, 1971 में संशोधन किया, बोला से नहीं संसद के पास ये अधिकार होगा, सो मौलिक अधिकार को वापस भी ले सकती है या फिर मौलिक अधिकारों को छोटा भी कर सकती है और ये अधिकार जो होगा 13 के आशय के अंतर्गत कानून नहीं माना जाएगा, ठीक है। 13 में जो बातें कहेगी उसके आधार पर इसको कानून नहीं माना जाएगा, इसको आपको ध्यान में रखना है। तो सारी चीजें चल रही थी। 1951 में शंकरी प्रसाद केस, 1967 में गोलकनाथ केस, आप चलेंगे केशवानंद भारती, ठीक है। अब यहाँ पे सारी चीजें हो गई। अब केशवानंद भारती की बात करेंगे, मामला 1973 में आया, ये अभी तक का सबसे प्रसिद्ध मामला है, ठीक है। छात्रों के लिए एक शोध का विषय है, 13 जजों की पीठ बैठी थी इसमें, अभी तक की सबसे बड़ी पीठ है, ठीक है। तो हालांकि केशवानंद भारती मामले 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने गोलकनाथ मामले में अपने निर्णय को प्रत्याशित ओवर रूल कर दिया, ठीक है। इसमें 24वें संविधान से 1971 की वैधता को बहाल रखा और व्यवस्था की कि संसद मौलिक अधिकारों को सीमित कर सकते। फिर सुप्रीम कोर्ट फिर पलट गया, ठीक है, 1951 में पलटा, फिर 1967 में कुछ और कहा और फिर संसद ने जब अपना 24वां संविधान संशोधन 1971 में कहा तो उसको फिर से मतलब वैधता बहाल कर दी। तो संसद कर सकती है, संशोधन कर सकती है संसद, ठीक है, अथवा किसी अधिकार को वापस भी ले सकती है तथा, ठीक है,
साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने एक नया सिद्धांत दिया, संविधान की मूल संरचना। अब यहाँ पे कैसे कैसे सुप्रीम कोर्ट मतलब सुप्रीम कोर्ट ने इतना बार यहाँ पे पलटा ना, से लोग मतलब कंफ्यूज कर गए। मतलब 1951 वाला में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद के पास अधिकार है, सो मतलब मौलिक अधिकारों को छोटा भी कर सकती है, मौलिक अधिकार को वापस भी ले सकती है, ठीक है। फिर ना आवाज गायब हो गया। साउंड गायब हो गया सर, हमको लगा सिर्फ मेरा गायब हुआ क्या। अभी सोचे मेरा चला गया है। ना 12 बजने में रहता ना तो कुछ हेलो, जी सर, अभी आ रहा है। ठीक है, आवाज आ रही है अभी? जी सर। कहाँ तक हम लोग कर चुके थे? अब वीडियो ही चला गया। भारती बाद आ गया था हम लोग का। बता रहे थे 1951 की बात करें, शंकरी प्रसाद केस 1967 में, ठीक है, गोलकनाथ पंजाब केस। तो 1951 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा से भाई साहब, ठीक है, तुम यहाँ पे कहा गया से भाई साहब तुम किसी भी तरह के, जैसे हमने पढ़ा ना 1951 में शंकरी प्रसाद केस में क्या कहा गया? कहा गया 1951 में है और सीमित भी कर सर्वोच्च सकते हैं। न्यायालय ने व्यवस्था की संसद 368 में संशोधन की शक्ति के अंतर्गत ही मौलिक अधिकारों को संशोधन की शक्ति अंतर नहीं थे। अनुच्छेद 13 में विधि लो शब्द के अंतर्गत मान्य सामान्य विधिया ही संवैधानिक संशोधन नियम, संवैधानिक नियम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब बात करेंगे, संसद अगर चाहे तो क्या कर सकती है? मौलिक अधिकार में छोटा कर सकती है, संक्षिप्त कर सकती है, या फिर किसी भी प्रकार के मौलिक अधिकारों को वापस ले सकती है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब आते 1967 में। 1967 में भाई साहब ये गोलकनाथ जो थे, गोलकनाथ, ठीक है, गोलकनाथ साहब पंजाब के बहुत बड़े जमींदार थे। एक दिन गई और इसके सारे जमींदारों को, सारे जमीन को मतलब क्या क्या सरकार ने कैप्चर कर लिया संपत्ति के अधिकार के तहत, ठीक है। तो सारी जमीन को कैप्चर कर लिया। अब यहाँ पे ये दौड़ता दौड़ता मतलब पंजाब एक्सप्रेस पकड़ के मतलब पहुंचे दिल्ली सुप्रीम कोर्ट से, बोले से आप तो बोले थे से मतलब मौलिक अधिकार को मतलब क्या रहेगा, एक तरह से बुलेट प्रूफ मिला हुआ है, बताइए राज्य सरकार मतलब क्या करे, मेरा पूरा जमीन ले रही है, संपत्ति का अधिकार अब रहा कि नहीं रहा कि समाप्त हो गया, बताइए आप। सुप्रीम कोर्ट बोली बिल्कुल रहेगा, संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार है। तो यहाँ पे मतलब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया से भाई साहब देखो, तो ठीक है, फंडामेंटल राइट जो है, ठीक है, उसमें ना तो तुम क्या करते हो किसी का कम कर सकते हो, ना तो मतलब छीन सकते हो, इस तरह की बात की गई। फिर भारत सरकार का दिमाग खड़का, उन्होंने मतलब 24वां संविधान संशोधन 1971 लाया, 1971 लाया। इसमें मतलब क्या परिवर्तन कर दी? उसने बोला से नहीं, 368 के तहत ही मतलब संसद अगर चाहे तो मौलिक अधिकार में संशोधन भी कर सकती है, कम भी कर सकती है, ठीक है, और उसको वापस भी ले सकती है, ठीक है। ये सारी चीजें मतलब आ गई। उसके बाद फिर से मतलब क्या हुआ? तो फिर से मतलब सुप्रीम कोर्ट फिर अपना 1967 में जो फैसला जो दिया था, तो मतलब किसी भी प्रकार का मौलिक अधिकार को न तो संसद छोटा करेगी और नहीं तो वापस लेगी। फिर उस फैसले से मतलब क्या आ गई, वापस आ गई 1973 में। संसद को अधिकार दे दिया, संसद को अधिकार दे दिया तो मौलिक अधिकार में संशोधन भी कर सकते हो, और मौलिक अधिकार को चाहो तो मतलब क्या कर सकते हो, वापस भी ले सकते हो। तो 24वें संविधान से 1971 की वैधता को बहाल रखा, ठीक है, मतलब 90 सरकार ने जो अपना संशोधन जो किया था संविधान में, उसको बहाल रखा कि संसद मौलिक अधिकार को सीमित कर सकती है अर्थात किसी अधिकार को वापस ले सकती है। साथ ही सर्वोच्च न्यायालय एक नया सिद्धांत जोड़ा, ठीक है, ये हमारा चैप्टर है, संविधान की कुल संरचना बेसिक स्ट्रक्चर, संविधान की मूल संरचना बेसिक स्ट्रक्चर। इसने व्यवस्था दी कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद के संवैधानिक अधिकार उसे संविधान के मूल संरचना को बदलने की शक्ति नहीं देती है, ठीक है। तुमको संशोधन करना है मौलिक अधिकारों में, करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर है, संविधान का जो जड़ जो है, संविधान का आत्मा जो है, उसमें तुम संशोधन नहीं कर सकते हो, समझ रहे हैं ना। तो 1971 में 24वां संविधान संशोधन करके संसद ने जो सारी चीजें जो की थी अपने फेवर में, उन सबको सुप्रीम कोर्ट ने बहाल कर दिया, ठीक है। कौन से फैसला को वापस ले लिया? तो 1967 वाला गोलकनाथ पंजाब वाला केस में जो बोला था नहीं आपको क्या बोलते हैं, फंडामेंटल राइट को बुलेट प्रूफ मिला हुआ है, उसको वापस ले लिया। अब बोला से संसद क्या कर सकती है, संविधान में संशोधन भी कर सकती है, मौलिक अधिकार को हटा भी सकती है, छोटा भी कर सकती है, ठीक है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर का एक नया सा थ्योरी दिया गया, इसको संसद को ख्याल रखना पड़ेगा। संवैधानिक अधिकार से संविधान के मूल संरचना को, ठीक है, ध्यान रखेंगे, बदलने की शक्ति नहीं देती। इसका अर्थ यह हुआ कि संसद मौलिक अधिकार को सीमित नहीं कर सकती अथवा वैसे मौलिक अधिकार को वापस नहीं ले सकती जो कि संविधान के मूल संरचना से जुड़े हैं।
अब यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि संसद चाहे तो मौलिक अधिकारों के कुछ प्रावधानों को वापस तो ले सकती है, लेकिन कैसे प्रावधानों को वापस नहीं ले सकती, जो कि संविधान के किनसे जुड़े हुए हैं, मूल मूल रचना से जुड़े हुए मूल हैं। ढांचे अब से। इसमें आप बात करें मूल संरचना क्या होगा, भाई संविधान का मूल संरचना क्या होगा, इसको कौन डिफाइन करेगा, आप कैसे पता करेंगे इसे कौन संविधान का मूल संरचना है। तो संविधान ने मूलभूत ढांचे के सिद्धांत की सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा इंदिरा गांधी मामले 1975 को पुनः पुष्टि की। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने 39वें संविधान संशोधन 1975 के एक प्रावधान को रद्द कर दिया, जिसमें प्रधानमंत्री एवं लोकसभा अध्यक्ष से संबंधित चुनावी विवादों को सभी न्यायालयों के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया गया था। आपको पता होना चाहिए इंदिरा गांधी रायबरेली से चुनाव हार गई थी, हारी थी ना, बरेली से चुनाव हारी थी ना। क्यों हारी थी चुनाव, कि इंदिरा गांधी का एक अपना पर्सनल सेक्रेटरी कुछ हुआ करता था, आईएएस अधिकारी थे। तो भाई साहब आप आईएएस अधिकारी इंदिरा गांधी का सेक्रेटरी नहीं था, वो किसका, प्रधानमंत्री का सेक्रेटरी था कि नहीं। और चुनाव के समय आप प्रधानमंत्री तो हो नहीं, नहीं हो ना। अरे कोई भी सेक्रेटरी वगैरह कुछ भी है तो वो प्रधानमंत्री से, प्रधानमंत्री का होता है ना, व्यक्ति विशेष का थोड़ी ना होता। आप प्रधानमंत्री हटे तो वो खत्म हो गया, वह राज्य का हिस्सा है। लेकिन इंदिरा गांधी ने चुनाव में उनसे बहुत ज्यादा मदद लिया। इसी बात पे इंदिरा गांधी का जो विपक्ष में जो चुनाव लड़ रहा था उनका नाम था राजनारायण, वो जाके केस कर दिया इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, ठीक है, इंदिरा गांधी के चुनाव जीतने को उसको वो कर दिया, अवैध घोषित कर दिया। तो राज्य के मदद से मतलब चुनाव जीते, राज्य के मिशनरी का प्रयोग किया है। ऐसे संदर्भ में इंदिरा गांधी दिमाग खराब हुआ, उसने क्या किया, 39वां संविधान संशोधन कर दिया 1975 से राष्ट्रपति के चुनाव, ठीक है, प्रधानमंत्री के चुनाव, जो कैंडिडेट जो चुनाव लड़ेंगे उसके विवाद, उसके चुनाव संबंधी किसी भी प्रकार के विवाद को किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता है। अब सर्वोच्च न्यायालय ने बेसिक स्ट्रक्चर का थ्योरी जो दिया था 1973 में, उसी के आधार पे इस चीज को मतलब रद्द कर दिया। न्यायालय ने कहा कि यह प्रावधान संसद के संशोधनकारी शक्ति के बाहर है, क्योंकि संविधान के मूलभूत ढांचे पे चोट करता है। तो मूलभूत ढांचे का स्ट्रक्चर जो 1973 में दिया गया, इसको डिफाइन कौन करेगा, सर्वोच्च न्यायालय करेगा। अब इंदिरा गांधी ने ऐसा करतूत की, इसे 39वें संविधान संशोधन 1975 के तहत प्रावधान को ये किया गया तो प्रधानमंत्री व लोकसभा अध्यक्ष से संबंधित चुनावी विवादों को सभी न्यायालयों के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया गया। तो इसको बेसिक स्ट्रक्चर माना, किसने माना, सर्वोच्च न्यायालय ना, इसको मतलब क्या क्या रद्द कर दिया। ठीक है, पुनः न्यायपालिका द्वारा नव आविष्कृत इस मूल संरचना के सिद्धांत की प्रतिक्रिया में संसद ने 42वां संविधान संशोधन नियम पारित कर दिया। इस अधिनियम ने अनुच्छेद 368 को संशोधित करके यह घोषित किया कि संसद की विधायी शक्ति की कोई सीमा नहीं है और किसी भी संविधान संशोधन को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, किसी भी आधार पर, चाहे मौलिक अधिकार का उल्लंघन का ही क्यों नहीं हो। ठीक है, तो ये फिर मतलब क्या, फिर इंदिरा गांधी के शासन में ही मतलब एक और भी संशोधन किया गया। ठीक है, इसके लिए 42वां संशोधन अधिनियम पारित कर दिया गया। इस अधिनियम के अनुच्छेद 368 को संशोधित करके यह सख्ती किया गया कि संसद की विधायी शक्तियों की कोई सीमा नहीं है और किसी भी संविधान संशोधन को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है किसी भी आधार पे, चाहे मौलिक अधिकार का उल्लंघन का ही क्यों ना हो। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने मिनर्वा मिल्स मामले 1980 में, ठीक है, इस प्रावधान को अमान्य कर दिया, क्योंकि इसमें न्यायिक समीक्षा के अधिकार से किसको वंचित किया जा रहा था, किसको वंचित कर रहे हैं, सर्वोच्च न्यायालय को नहीं वंचित कर रहे थे। यहाँ पे क्या लिखा गया, ठीक है, यहाँ पे लिए किसी भी आधार पर, चाहे मौलिक अधिकार क्यों नहीं हो, उल्लंघन का क्यों नहीं हो, न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। तो भाई साहब न्यायालय में जब चुनौती नहीं दोगे तो न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार, न्यायालय का मतलब क्या होता है, न्यायालय का अपना एक मतलब क्या बोलते हैं उसको, क्षेत्राधिकार है। जुडिशियल रिव्यू का पावर है, वो तो खत्म हो रहा है ना। जी अब सर। कोई भी कानून न्यायालय में चुनौती दे ही नहीं जाएगी, तो सिंपल शब्दों में न्यायालय का जो जुडिशियल रिव्यू का राइट जो है उसको हम लोग खत्म कर सकते हैं। तो इंदिरा गांधी ने 1976 में किया, फिर 1980 में एक मामला आया, उस मामला का रखा मिनर्वा मिल्स मामले, इसमें फिर से इसको पलट दिया सुप्रीम कोर्ट ने। और सुप्रीम कोर्ट ने जो संविधान की मूल विशेषता है, ठीक है, कोई स्थान नहीं था, ये संविधान, बात करेंगे जुडिशियल रिव्यू की बात करें, न्यायिक पूर्वालोकन की बात करें, संविधान की मूल विशेषता है, किसको पावर देती है, सुप्रीम कोर्ट को पावर देती है। तो यहाँ पे मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कहा यहाँ पे, ठीक है, हालांकि सर्वोच्च न्यायालय मिनर्वा मिल्स मामले 1980 में, ठीक है, इस प्रावधान को अमान्य कर दिया, क्योंकि इसमें न्यायिक समीक्षा के लिए कोई स्थान नहीं था, जो कि संविधान की मूल विशेषता है। अनुच्छेद 368 से संबंधित इस मूल संरचना के सिद्धांत को, ठीक है, इस मामले पर लागू करते हुए न्यायालय ने व्यवस्था दी। चूंकि संविधान ने संसद को सीमित संशोधनकारी शक्ति दी है, इसलिए उस शक्ति का उपयोग करते हुए संसद इसे चरम अथवा निरंकुश सीमा तक नहीं बढ़ सकती। इंदिरा गांधी ने क्या किया था, बोला था ना, मतलब कि इसे असीमित अधिकार है, नहीं,
और जब संसद अगर करेगी किसी भी मौलिक अधिकार में संशोधन करेगी तो उसको न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते हैं। जबकि न्यायालय में चुनौती देना, ठीक है, क्या है, सुप्रीम कोर्ट का भी अपना क्या है, तो पूर्वालोकन का अधिकार है ना। न्यायालय में किसी चीज का चुनौती जाएगा तब ना सुप्रीम कोर्ट उसको क्या करेगी, सुप्रीम कोर्ट उसको अपना क्या करेगी, उसको न्यायिक समीक्षा करेगी। न्यायिक समीक्षा करेगी ना, तो इसी पावर को खत्म किया गया था, उस पावर को सुप्रीम कोर्ट फिर से बहाल कर लेती है 1980 में। ठीक है, वास्तव में सीमित संसद को संशोधनकारी शक्ति विभाजन संविधान की मूल विशेषताओं में से एक है। अतः इस शक्ति की सीमाबद्धता को नष्ट नहीं किया जा सकता। दूसरे शब्दों में संसद अनुच्छेद 368 के अंतर्गत अपनी संशोधनकारी शक्ति को विस्तारित कर निरस्त करने का अधिकार हासिल नहीं कर सकती है। अतः संविधान को रद्द अथवा इसकी मूल विशेषताओं को नष्ट नहीं कर सकती है। सीमित शक्ति की आदता उस शक्ति का उपयोग करते हुए सीमित शक्ति के असीमित शक्ति में नहीं बदला जा सकता है। पुनः फिर आता है बामन राव मामला 1981 में आता है। सर्वोच्च न्यायालय ने मूल संरचना के सिद्धांत को मानते हुए स्पष्ट किया कि यह 24 अप्रैल 1973 अर्थात केशवानंद भारती मामले के फैसले के दिन के बाद अधिनियमित संविधान संशोधन पर लागू होगा। मतलब कि इसे बेसिक स्ट्रक्चर का थ्योरी कब से लागू होगा, ठीक है, 24 अप्रैल 1973। अब 1951 में जो किया गया, तो भाई साहब इससे पहले जो चीजें हो गई सो हो गई। मतलब 1951 में जो किया गया आपका कौन सा 9वीं अनुसूची जोड़ा गया, तो उसमें बहुत सारे चीजों को डाल दिया गया, तो उस पर जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा, चलो ठीक है। लेकिन अब 1973 24 अप्रैल 1973 से कोई भी चीज अगर होगा तो सारे चीज में मतलब जुडिशियल रिव्यू न्यायिक समीक्षा की जाएगी। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो इस तारीख इंपॉर्टेंट है, बहुत ऐतिहासिक डेट माना जाता है 24 अप्रैल को। और 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस भी हम लोग मनाते हैं, इसको भी आप ध्यान में रखोगे। आप चलेंगे मूल संरचना के तत्व। वर्तमान स्थिति है कि संसद अनुच्छेद 368 के अधीन संविधान के किसी भी भाग मौलिक अधिकारों सहित में संशोधन कर सकती है, बशर्ते, बशर्ते क्या है, तो इसे संविधान की मूल संरचना प्रभावित नहीं हो। ठीक है, मूल संरचना प्रभावित नहीं। तो आपके दिमाग में प्रश्न आएगा, भाई साहब मूल संरचना है, कौन कौन बताएगा मूल संरचना। तो मूल संरचना को सुप्रीम कोर्ट ने कुछ डिफाइन दे दिया, फिर भी अगर सरकार अगर हेर फेर करती है तो हमेशा सरकार को याद दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट बैठा हुआ है। ठीक है, जब भी सुप्रीम कोर्ट को लगा, बोलेगा नहीं नहीं ये नहीं करना, ये तो मूल संरचना है, तुम तो गलत कर दिए। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, निरस्त करते हैं। ठीक है, जैसे देखेंगे आज का भी ये केस बताऊंगा। ठीक है, इसको जोड़ेंगे आज के केस में। ठीक है, तथापि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह परिभाषित अथवा स्पष्ट किया गया कि मूल संरचना के घटक कौन कौन से हैं विभिन्न फैसलों के आधार पे। ठीक है, विभिन्न फैसलों के आधार पे, ठीक है, मूल संरचना के इसके तत्वों के रूप में पहचान की जाती है। भाई संविधान की सर्वोच्चता, कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑलवेज सुपीरियर। ठीक है, संविधान से बड़ा कोई नहीं है, संविधान की सर्वोच्चता हमेशा रहेगी, ये मूल संरचना है। ठीक है, अब सरकार ये नहीं संविधान में लिखा नहीं नहीं, संसद सर्वोच्च है, नहीं, संविधान क्या है, सर्वोच्च है, सर्वोच्च रहेगा। भारतीय राजनीति की सार्वभौम है, लोकतांत्रिक तथा गणराज्यत्व प्रकृति। ठीक है, मतलब भारत की राजनीति की सार्वभौम जो है, ठीक है, यूनिवर्सल कह लीजिए, लोकतांत्रिक तथा गणराज्यात्मक प्रकृति, इसको नहीं बदल सकती है। संविधान का धर्मनिरपेक्ष का चरित्र को भी नहीं बदल सकती है। प्लस संविधान में ये नहीं लिखा जा सकता भारत कैसे हिंदू राष्ट्र है, क्योंकि संविधान का चरित्र कैसा है, सेकुलर है, इसको नहीं बदला जा सकता है। विधायिका, न्यायपालिका तथा कार्यपालिका के बीच शक्ति का विभाजन को नहीं कर सकते, संघीय शासन व्यवस्था का तो एक स्वरूप है ना। ठीक है, इसको तो नहीं बदल सकते हैं। संविधान का संघीय स्वरूप को नहीं बदल सकते। केंद्र एवं राज्य के बीच में शक्तियों का बंटवारा, इसको नहीं बदल सकते। राष्ट्र की एकता व अखंडता को भी नहीं बदल सकते। कल्याणकारी राष्ट्र, सामाजिक आर्थिक न्याय को नहीं बदल सकते, देना ही पड़ेगा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। न्यायिक समीक्षा, न्यायिक समीक्षा को किस केस में बदलने की कोशिश किया गया सुप्रीम कोर्ट ने, इस केस में बदला था। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन करके बदलने की कोशिश किया गया था ना। 42वां संविधान संशोधन करने के बाद क्या किया गया, 42वां संविधान संशोधन कहा तो देखेंगे मूल संरचना के सिद्धांत की प्रतिक्रिया में संसद ने 42वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया, और इसमें कहा तो इस अधिनियम में अनुच्छेद 368 को संशोधित करके यह घोषित कर दिया कि संसद की विधायी शक्तियां की कोई सीमा नहीं है, किसी भी संविधान संशोधन को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट बोला अच्छा ऐसा, अरे तुम तो मेरा न्यायिक समीक्षा का अधिकार छीन रहे हो। ठीक है, तो 1976 में यह फैसला आया, 1980 में मिनर्वा मिल्स वाले फैसला में सरकार ने इसे क्या कर, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया, अमान्य कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि न्यायिक समीक्षा का अधिकार जा रहा था, क्योंकि भाई कोर्ट में चुनौती ही नहीं जाएंगे तो मतलब कोर्ट क्या करेगी, न्यायिक समीक्षा कर नहीं सकती है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखो न्यायिक समीक्षा जो है ना बेसिक कंस्ट्रक्शन का क्या हिस्सा है। ठीक है, संविधान का क्या बेसिक स्ट्रक्चर है, इसको तुम नहीं बदल सकते हो। व्यक्तित्व स्वतंत्रता एवं गरिमा, संसदीय प्रणाली, अब बहुत पर विचार चल रहा था संसदीय प्रणाली को हटा के, ठीक है, प्रेसिडेंटल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कर देते हैं। इंदिरा गांधी इस पे प्लान कर रही थी, इसको भी नहीं बदल सकते। कानून का शासन हमेशा रहेगा।
मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक सिद्धांतों के बीच सौहार्द एवं संतुलन। एक बार कहा गया था, किसी एक केस में कहा गया तो मुझे याद है, ठीक है। तो मतलब नीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू करने के लिए दो चार मौलिक अधिकार का बलि अगर चाहता है तो चढ़ा दो, लेकिन लागू कर दो, ठीक है। जबकि हमारे संविधान में नीति निर्देशक तत्व को, ठीक है, मौलिक अधिकारों को पूरक बनाया गया है। दोनों को एक दूसरे में कभी भी संतुलन और सौहार्द बना के रखना है। नीति निर्देशक तत्व देना है, लेकिन ऐसा नहीं कि मौलिक अधिकार को लड़ाई पिट करवा देना है, ठीक है। दोनों के बीच सौहार्द और संतुलन बना के देना है, ठीक है। समत्व का सिद्धांत है हमारे देश में। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव होता है, इसको नहीं बदल सकते हैं। न्यायपालिका की स्वतंत्रता नहीं बदल सकते हैं। संविधान संशोधन की संसद की सीमित शक्ति, ध्यान में रखिएगा, पॉइंट टू बी निवेट सब यहाँ पे। 42वां संविधान संशोधन में क्या कहा गया? 42वां संविधान संशोधन में कहा गया संविधान संशोधन करने की शक्ति मतलब संसद के पास असीमित है, ठीक है। यहाँ पे मतलब सुप्रीम कोर्ट ने बोला से नहीं नहीं ये गलत हो रहा है, ठीक है। 1980 वाला जो केस जो था, तुरंत इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बदल दिया, ठीक है। कौन सा? मिनर्वा मिल्स वाले में से। नहीं, सीमित अधिकार नहीं, असीमित अधिकार है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ, मैंने आपको पढ़ाया। मतलब यहाँ पे लिखा हुआ चूंकि संविधान में संसद के सीमित संशोधनकारी शक्ति दी गई है, इसीलिए उस शक्ति का उपयोग करते हुए संसद चरम अथवा निरंकुश सीमा पे नहीं पहुंच सकती। चरम अथवा निरंकुश सीमा पे कोई व्यक्ति कब पहुंच सकता है? जब बहुत पावरफुल हो जाए, उसके पास असीमित शक्ति हो जाए। यहाँ पे बोल दिया, ठीक है, ध्यान में रखना है, संसद ध्यान में रखेगी। संविधान संशोधन की शक्ति तो आपके पास क्या है, लेकिन सीमित शक्ति है, कुछ भी आप नहीं कर सकते हो। न्याय तक प्रभावकारी पहुंच होनी चाहिए। मौलिक अधिकारों के आधारभूत सिद्धांत भी दिया, सारत्व का सिद्धांत दिया। मौलिक अधिकारों के सिद्धांत जो है सारत्व का सिद्धांत दिया। आप देखिए कुछ कुछ आर्टिकल्स भी जो है वो भी आपका क्या होता है, वो आपका क्या है, मौलिक अधिकार से संबंधित है। सॉरी क्या बोलते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर का। जैसे 32 हो गया, 136 हो गया, 141 हो गया, 142 हो गया, ठीक है। ये सारे के सारे अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त शक्तियां है, ठीक है। ये सारा आर्टिकल जो है ना सर्वोच्च न्यायालय को मतलब क्या देता है, शक्ति देता है, ठीक है। तो ये सारे के सारे बेसिक स्ट्रक्चर में लेकर आया। अनुच्छेद 226 और 227 ये हाईकोर्ट को देता है ना। ये 226 में क्या है, आप रीट लेके जाते हो ना हाईकोर्ट में, आप 32 में रीट लेके जाते हो ना सुप्रीम कोर्ट में, तो ये आपको हाईकोर्ट को पावर देता है, ये आपको सुप्रीम कोर्ट के पावर देता है, ठीक है। ये सारे को बेसिक स्ट्रक्चर में माना, ठीक है। सबको क्या माना, तो बेसिक स्ट्रक्चर में माना। अब देखेंगे क्या क्या हमारे जो प्रश्न बनता है, ठीक है। यहाँ पे केशवानंद भारती मामला 1973 में सबसे पहले, ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी बताया गया। अब यहाँ पे क्या था, यहाँ पे दिया गया मूलभूत ढांचे के तत्व क्या क्या, संविधान की सर्वोच्चता होगी जो ऊपर हम लोग पढ़े हैं, ठीक है। सारा कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। इंदिरा गांधी मामला में 1975 में क्या गया, चुनावी मामला के नाम से विख्यात है, जिसमें क्या कहा गया था, क्या कहा गया, ठीक है। इसमें क्या कहा गया था, तो इसमें वही कहा गया था भाई साहब, जो प्रधानमंत्री या फिर लोकसभा स्पीकर का जो, हाँ बिल्कुल, उसके मतलब क्या किया जा सकता है, चुनाव होगा उसका हाँ निरीक्षण नहीं नहीं कर कर सकती सकते है हैं। तो उन सुप्रीम सारे कोर्ट। चीजों के यहाँ पे, ठीक है, चेंज कर दिया गया आगे चल के मिनर्वा मिल्स में, ठीक है। संविधान संसद ने कहा भाई साहब संसद की संविधान संशोधन की शक्ति क्या है, सीमित है, ठीक है। न्यायिक समीक्षा कर सकती है संसद। मौलिक अधिकार एवं नीति निर्देशक के बीच में सौहार्द एवं संतुलन बना के रखना हेलो, है। हम्म। कुछ हो गया सर, कुछ समझने में ना आया। क्या नहीं समझ में आया? सर ये समत्व का सिद्धांत क्या नहीं समझे सर, समत्व का सिद्धांत 13 ये नंबर। सारा तो का सिद्धांत नहीं जानते हैं, मतलब क्या है, मौलिक अधिकार आधारभूत संरचना है ना, मतलब सारत्व का सिद्धांत सभी के लिए उपलब्ध है, ठीक है। सारत्व मतलब समत्व सर 13 13 कहाँ है, 13। समत्व, ठीक है। मतलब एक तरह से समत्व का सिद्धांत जो दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, एक तरह से यार कैसे बताऊं इसको, कैसे बोल सकते हैं, मतलब समत्व, एक मिनट रुके, समता होता है समत्व का मतलब, ठीक है, इक्वलिटी, ठीक है। ध्यान में रखिएगा इसको, इक्वलिटी। क्या नहीं समझ में आया इसको बताइए, इसमें बताइए, मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ, क्या नहीं जैसे समझ में आया? 1951 में बोला गया कि उसमें संशोधन किया जा सकता है, उसको अल्पतरंग हाँ किया जा सकता है। हाँ उसका कर सकता है। गोलकनाथ मामला आया 1967 में, इसमें कह दिया उसमें बोला सर पंजाब नहीं के कर खिलाफ सकते, नहीं कर सकते, नहीं नहीं। कर सकते उसमें, नहीं कर सकते। और उसका फिर आया 1971 में 24वां संविधान संशोधन। हाँ तो 24वां संविधान इसमें संशोधन, इसमें जो गोलकनाथ मामला, सुनिए गोलकनाथ मामला देखिए, जब भी सुप्रीम कोर्ट ने जब भी कोई फैसला दी तो सरकार के खिलाफ देगी, तो सरकार फिर संविधान संसद में क्या करती थी, संशोधित करके ना सुप्रीम कोर्ट के फैसला को पटल देती थी।
1951 हम्म, में बोला से सब कुछ कर सकता है संसद, हटा भी सकता है, हम्म, अल्पीकरण भी कर सकता है। ठीक है। तो उसी आधार पे मतलब क्या किया, गोलकनाथ का जो पंजाब वाला जो राजा उसका जमीन ले लिया। वो हम्म, बेचारा दौड़ता दौड़ता पहुंचा मतलब सुप्रीम कोर्ट के पास में से। आप तो बोले थे से मतलब सुप्रीम कोर्ट है सो ये है वो है, खूब बोले थे देखिए मेरा जमीन छीन लिया है, संपत्ति का अधिकार है कि नहीं है, उस समय संपत्ति का अधिकार था। तो बोला नहीं है, मिलेगा तुमको, सब कुछ मिलेगा। तो गोलकनाथ के फेवर में फैसला दिया सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है। और संविधान को बोला से देखो, संसद को से तुम न तो हेरफेर करोगे, और न तो मौलिक अधिकार को छीनोगे, न तो मतलब कम करोगे, और न तो उसका अल्पीकरण करोगे। सरकार इसके इसके संदर्भ में 24वां संविधान संशोधन 1971 की। और 1971 में उसने बोला से देखिए सुप्रीम कोर्ट हमारे पास जो पावर जो है, ठीक है, हमारे पास जो पावर जो है असीमित पावर है। ठीक है, हमारे पास बहुत पावर, हम जो चाहे सो कर सकते हैं। ठीक है। इसमें 13 के अनुसार ठीक है। जो पावर जो दे रखे हैं ना, उसका मतलब वो अल्पीकरण नहीं माना जाएगा। ठीक है, हम चाहे तो संविधान में संशोधन कर सकते हैं, मौलिक अधिकार को सीमित कर सकते हैं, या फिर हटा भी सकते हैं। ये फैसला 1971 में। अब फिर जब मामला गया 1973 में, फिर केशवानंद भारती वाला केस आ गया। केशवानंद जो थे एक मठ के पुजारी थे, इनका भी जमीन का मामला था। ये फिर कोर्ट में गया। तो कोर्ट में गया तो सरकार ने बोला ठीक है चलो, संसद सॉरी सुप्रीम कोर्ट ने बोला चलो हम तुम्हारा जो मामला जो है ना 1971 में तुमने जो संविधान में जो संशोधन जो किया, तो संविधान के संशोधन कर सकते हो, हटा सकते हो, ठीक है, अल्पीकरण कर सकते हो, हम उसको बहाल करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर का तुमको ख्याल रखना पड़ेगा। बेसिक स्ट्रक्चर को लेकर तुम हेरफेर नहीं करोगे। ठीक है, समझ गया? तो यहाँ पे हम्म, बेसिक स्ट्रक्चर का थ्योरी दिया। फिर जाके सरकार का दिमाग खराब होगा, फिर सरकार लेकर आएगी कौन सा संशोधन, 49वां संविधान संशोधन लेकर आएगी। बोले देखिए वो बात तो ठीक है, 1973 में आपने हेर फेर तो कर दिया, लेकिन हम चाहे ना, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, मतलब ठीक है, यहाँ पे मतलब कहा गया, यहाँ पे सरकार ने फिर अपना दिमाग लगाया, क्योंकि इंदिरा गांधी का चुनाव रद्द हो गया था। इलेक्शन जीतने के बाद भी उनके इलेक्शन को रद्द कर दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे उसने मतलब संवैधानिक संशोधन का 49वां संविधान संशोधन बोला से देखो, ठीक है, किसी भी कोर्ट में, ठीक है, किसी भी कोर्ट में, ठीक है, चाहे वो हाई कोर्ट हो हाँ, चाहे या फिर सुप्रीम कोर्ट हो, ठीक है, प्रधानमंत्री में लोकसभा अध्यक्ष से संबंधित चुनावी विवादों को सभी न्यायालयों के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया गया। और इसको लेकर, ठीक है, किसी भी कोर्ट में चुनौती नहीं दे सकते। अब भाई साहब, जो कोर्ट में चुनौती नहीं दोगे तो न्यायिक समीक्षा करने का कोर्ट का पावर तो गया। कोर्ट में चुनौती ही नहीं जाए तो न्यायिक समीक्षा करने का पावर जाएगा कि नहीं जाएगा? हाँ, फिर बिल्कुल कोर्ट का जाएगा। दिमाग खराब हुआ। ठीक है। अब यहाँ पे कोर्ट का फिर दिमाग खराब हो तो उसने फिर से मतलब क्या किया, एक फिर मामला है, मिनर्वा मिल्स का मामला आया 1980 में। अब बोला सुनो ज्यादा तेज मत बनो, ये तुमने जो किया था ना, ये तुमने जो किया था, ठीक है, ये दो संशोधन जो तुमने किए थे, एक 1975 में किए, एक 42वां संविधान संशोधन जो किए थे 1976 में जो किए थे। ठीक है। तो मूल संरचना का थ्योरी यहाँ पे मतलब सुप्रीम कोर्ट जो था देता है और बोलता है नहीं, तुम न्यायिक समीक्षा का अधिकार जो है हमारा क्या, एक तरह से मेरा क्या है, एक बेसिक स्ट्रक्चर हुआ कोर्ट का, ठीक है, संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर जो है न्यायिक समीक्षा का अधिकार है, इसको तुम नहीं छीन सकते हो। ठीक है। और इसको फिर से मतलब क्या कर देती है, न्यायालय जो है फैसला को मतलब क्या कर देती है, पलट देती है, बोलती है ठीक है, तुम्हारा सारे बात को मानते, सब कुछ करो, तुम संविधान में संशोधन भी करो, ठीक है, 368 के साथ ही करो, मौलिक अधिकारों में भी संशोधन करो, ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर का ध्यान रखो, मूल संरचना का ध्यान रखो। और दूसरी बात ये भी ध्यान में रखो कि तुम्हारा संविधान में संशोधन करने का तुम जो सोचते हो तुम्हारा पावर जो असीमित है, असीमित पावर नहीं है। ठीक है। संसद को सीमित संशोधनकारी शक्ति दी गई है, इसलिए शक्ति का उपयोग करते हुए चरम अथवा निरंकुश सीमा तक नहीं बढ़ सकती, मतलब लिमिट पे जाके उसको रुक जाना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि एकदम हम्म, तोड़ फोड़ कर देगी, ऐसा कुछ नहीं करेगी। तो इस तरीके से संसद के ऊपर मतलब सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है। अब सरकार भी बोले ठीक है, वो बात तो ठीक है, बता दो क्या क्या चीज में संशोधन नहीं करना है। कैसे पता चलेगा, बोले ठीक है हम तुमको एक लिस्ट बना के देते हैं, लिस्ट में देख लो ये चीज को नहीं टच करोगे। ठीक है। तो विभिन्न तरह के जो फैसला वगैरह जो हुए थे सब में देखते हुए, ठीक है, अपना सुप्रीम कोर्ट ने एक लिस्ट जारी की, जो कि यहाँ पे कुछ लिस्ट का नाम दिया हुआ है, बोला से इन सारे चीजों में तुम संशोधन नहीं करोगे, इट इज द पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। इन सारे चीज में संशोधन नहीं करोगे, बाकी चीज का तुम देख लो। ठीक है। उसमें से सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना पावर सब जगह रखा। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला से भाई साहब 226 को मत छूना, हाई कोर्ट के पास पावर है रीट का। 32 को मत टच करना, ये भी हाई कोर्ट के पास है। न्याय का प्रभावकारी पहुंच होगा, सभी लोग पहुंच सकते हैं। ठीक है। उसके बाद बोला न्यायपालिका की स्वतंत्रता रहेगी। ठीक है। उसके बाद एक और भी न्यायिक समीक्षा करने का मेरे पास पावर रहेगा। ठीक है। संविधान का संघीय स्वरूप बनाकर रखोगे।
संविधान की सर्वोच्चता रहेगी, मतलब इस सारे चीजों को बोल दिया। ठीक है, और इस तरीके से संसद को मतलब क्या किया, तो हाथ को मतलब बांध दिया। ठीक है, क्लियर? जी। अभी भी कोई डाउट? ना, अब नहीं है कुछ। आप किनको डाउट है बोलिए, नहीं समझ में आया तो मैं समझा देता हूँ एक बार और अभी कोई डाउट है? कब से कर रखा गया ये बेसिक स्ट्रक्चर वाला थ्योरी का? 24 अप्रैल से। ठीक है, मतलब 24 अप्रैल से पहले हो गया, उसको लेकर कोई वाद विवाद नहीं है। समझ रहे हैं ना? हम्म, आप कोई बोलेगा हम्म, नहीं, आज 1951 में, ठीक है, 1951 में, ठीक है, मद्रास राज ने 70 की 75% जो भी आरक्षण दे दिया, 50% से पार कर गया था। ठीक है, मद्रास सबसे पहले, तो उसको चैलेंज नहीं कर सकते, क्योंकि वह मतलब 24 अप्रैल 1973 की पहले की घटना है। मतलब कब से ध्यान में रखा जाएगा, तो 24 अप्रैल उन्नीस सौ 24 अप्रैल तिहत्तर को उन्नीस सौ बेसिक तिहत्तर स्ट्रक्चर का सिद्धांत दिया था, इसी दिन को मतलब एक सीमा बना दी गई, इसी दिन को मतलब तारीख बना दी गई। ठीक है, क्लियर? जी। अभी भी कोई लोग हैं जिनको नहीं समझ में आई? और बाकी मैं इसको समझ रिवीजन गया। करने के लिए मैंने यहाँ पे बता दिया क्या क्या कहा था। 1973 में मतलब फैसला है, मूल ढांचे के तत्व न्यायालय के द्वारा घोषित किया गया, संविधान की सर्वोच्चता रहेगी। विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका भी इसमें शक्ति का बंटवारा है, क्या संघीय स्वरूप है ना, जिसमें विधायिका के साथ, न्यायपालिका के साथ, ठीक है, कार्यपालिका के साथ हम लोग शक्ति का बंटवारा करते हैं। ठीक है, लेकिन ध्यान में रखिएगा, ठीक है, विधायिका एवं न्यायपालिका के पास शक्ति का बंटवारा नहीं है। ठीक है, शक्ति का बंटवारा देखेंगे तो न्यायपालिका के, ठीक है, कार्यपालिका व विधायिका के साथ है। न्यायपालिका तो गणराज्यात्मक एवं, स्वतंत्र है। अब तो न्यायपालिका स्वतंत्र है ना, ध्यान रखिए, बिल्कुल स्वतंत्र है, इसके साथ इनके साथ इन लोगों का जुड़ाव नहीं है। ठीक है, इनका अलग शक्ति है अपना। ठीक है, बाकी विधायिका क्या करेगी, कानून बनाएगी, और उसको फॉलो कौन करेगी, तो कार्यपालिका करेगी। इन कार्यपालिका दोनों की करेगी। स्वतंत्रता नहीं है, बाकी इनका स्वतंत्रता सबके साथ है। संविधान का धर्मनिरपेक्ष चरित्र है, संविधान का संघीय चरित्र है, संविधान की संप्रभुता, भारत की संप्रभुता एवं एकता, ठीक है, इसको कभी भी मतलब खत्म करने की नहीं करेगी। व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं गरिमा का सिद्धांत दिया, एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का जनादेश, संसदीय प्रणाली, सबके सब फैसला जो था 1973 में दिया। फिर बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है, मामला मुकदमे का नाम की बात की, इंदिरा गांधी बना मामला 1975 में आया, वही चुनावी मामला कहा जाता है। इसमें क्या था, तो ध्यान रखें, भारत की संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य होगी, व्यक्ति की परिस्थिति की अवसर की समानता होगी, धर्मनिरपेक्षता तथा आस्था एवं धर्म की स्वतंत्रता होगी, कानून की सरकार, कानून की सरकार होगी, ठीक है, लोगों की सरकार नहीं होगी, अर्थात कानून की शासन होगा। ठीक है, न्यायिक समीक्षा होगी। ठीक है, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष, ठीक है, चुनाव जो लोकतंत्र में अंतर नहीं, तो इंदिरा गांधी का दिमाग खराब होता है, रुको बताते, इमरजेंसी लगा देती है, करते रहो। ठीक है, ठीक है, इसके बाद देश में इमरजेंसी लगता है, 1977 तक इमरजेंसी रहेगा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, मिनर्वा मिल्स का मामला होता है, इसमें बोलिए संसद की संविधान की संशोधन शक्ति क्या है, सीमित है, असीमित नहीं है। ठीक है, न्यायिक समीक्षा, हम्म। ठीक है, अधिकार किसके पास है न्यायिक समीक्षा का? ठीक है, कोर्ट ने अपना अधिकार जो था न्यायिक समीक्षा का बहाल कर लिया, जो कि इसमें छीना गया था। ठीक है, मौलिक अधिकार एवं नीति निर्देश सिद्धांतों के विषय सौहार्दपूर्ण नीति रहेगी। ठीक है, सेंटर कोलफील्ड लिमिटेड मामला न्याय तक प्रभावी पहुंच दिया गया। भीम सिंह मामला देख कल्याणकारी राज्य, ठीक है, सामाजिक आर्थिक न्याय की बात की गई। ठीक है, एसपी संपत कुमार मामला 87 में आया था, कानून के शासन न्यायिक समीक्षा है। ठीक है, इतना नहीं ध्यान में रखना है, लेकिन मेंस वगैरह में अगर मन करे लिख लिख सकते हैं। ये बड़ा 1994 वाला महत्वपूर्ण केस था, इसमें संघवाद, धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र, राष्ट्र की एकता व अखंडता, सामाजिक न्याय, न्यायिक समीक्षा, सबको रखा गया बेसिक स्ट्रक्चर पे। ठीक है, ये सारे के सारे पार्ट जो है बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव भी आपको बेसिक स्ट्रक्चर, कुलदीप नायर मामला 2006 में आया था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। इसके बाद इन सारे चीजों में संसद नहीं हेरफेर करते। राम जेठमलानी मामला जो है 2011 में, मतलब अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां जो है, ठीक है, वो इसमें था। नामित शर्मा मामला था, व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं गरिमा था। ठीक है, मद्रास बार एसोसिएशन जो था 2014 में आया था। ठीक है, 226 के अंतर्गत किस है, तो उच्च न्यायालय की शक्तियां है, खास करके रीट के मामलों में। ठीक है, इस सारे चीजें जो हम्म। था इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपके लिए मेन जो है ये 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 हो गया। ठीक है, ये 5 पे अपना थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, बाकी ये सब नहीं याद करना है। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे, अब हम लोग दूसरे आयाम में पहुंच चुके हैं। ठीक है, अभी तक हम लोग संविधान के क्या चीज देख रहे थे, संविधान के दर्शन को पढ़ रहे हैं। ठीक है, संविधान की दर्शन, संविधान के आत्मा देख रहे थे। अब संविधान का क्या देखेंगे, दिल दिमाग, दिल देख लिए। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे संविधान का स्ट्रक्चर देखेंगे। स्ट्रक्चर कहाँ से, संसदीय व्यवस्था,
सरकार की प्रणाली, ठीक है, सिस्टम्स ऑफ गवर्नमेंट पढ़ेंगे, सरकार हमारी किस तरीके से काम करते हैं, अंतर्राज्यीय संबंध कैसे है, केंद्र राज्य संबंध कैसे है, ठीक है, अंतर्राज्यीय मतलब दो राज्यों के बीच में संबंध में, केंद्र और राज्य के बीच में केंद्र संबंध, ठीक है, संघीय व्यवस्था किस तरीके का, आपातकालीन उपबंध क्या है, और आपका संसदीय व्यवस्था क्या है, ठीक है। इसमें से मुख्यतः 12 से लेकर 16 लेसन, भाग एक हम लोगों ने कंप्लीट किया, ठीक है। कल से हम लोग भाग 2 पढ़ेंगे, और इसमें सबसे पहला जो होगा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम हमने अपनाया है। बहुत सारे दोस्त ने प्रेसिडेंटल फॉर्म ऑफ चीज को अपना, प्रेसिडेंटल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हम लोगों ने संसदीय व्यवस्था को अपनाया, ठीक है। तो कल हम लोग चैप्टर नंबर 12 देखेंगे, जो कि बहुत बेहतरीन होने वाला है। आप लोग इसको पढ़ कर आइएगा, ठीक है। ओके।